नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल फाइनेंस बाय राहुल पर। तो अभी हमारी ये जो यूट्यूब पर सीरीज शुरू है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कोर्स की, उसका आज ये सेकंड लेक्चर है। आगे आने वाले दिनों में यानी 1 से 1.5 महीने में हम ये पूरा 280 वैसे 365 पेज का ये पीडीएफ है, 280 पेज तक हम 12 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको म्यूचुअल फंड्स का जो बेसिक चैप्टर नंबर 1 हमने शुरू किया था, और इस चैप्टर नंबर 1 में अब तक मतलब ये जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है, एक मिनट, चैप्टर नंबर 1 है इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। तो इस इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप को जब हमने शुरू किया था तो इसमें हमने बेसिक चीज़ें समझ ली थी, जैसे कि इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, उनके फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं, कैसे तय होते हैं, राइट। तो अभी इसी सीरीज़ में जब हम लोग आगे जाएंगे तो आगे जाने से पहले आज आपको फाइनेंशियल प्लानिंग ये क्या होती है ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, और इसके कैलकुलेशंस जो है वो समझना भी काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि जब कभी आप ये म्यूचुअल फंड का कोर्स कंप्लीट कर लोगे, एनआईएसएम की साइट पे जाके इसकी एग्ज़ाम टेस्ट पास कर लोगे, उसके बाद अगर आप कोई एएमसी ज्वाइन करते हो, असेट मैनेजमेंट कंपनी ज्वाइन करते हो, या फिर आप खुद का भी बिजनेस शुरू करते हो इस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का, तो आपको हमेशा क्लाइंट एक सवाल पूछता है। हर क्लाइंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है, जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, जैसे कि हमने इसमें कुछ उदाहरण देखे थे। जैसे शालिनी नाम की एक स्टूडेंट है जिसको स्पेस साइंटिस्ट बनना है, तो उसके माता पिता उसके स्पेस साइंटिस्ट बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं। कुछ लोग थे इसमें जिनको रिटायरमेंट का टेंशन था कि रिटायरमेंट के बाद हमारा घर कैसे चलेगा, राइट। कुछ लोग ऐसे थे इसमें जिसको घर बाय करना है। तो आपको भी रियल लाइफ में ऐसे ही क्लाइंट्स मिलेंगे। जैसे कोई क्लाइंट्स आएगा कि मैं अभी कोई पर्टिकुलर मल्टीनेशनल कंपनी या कोई प्राइवेट फर्म में काम करता हूँ, मेरी एज 25 है, आज मेरे घर का खर्चा 30,000 रुपये महीने का है, अब 25 है और यहाँ से 35 साल बाद जब मैं 60 साल का हो जाऊँगा तो तब मेरे घर का खर्चा कितना हो सकता है। जैसे अभी 30,000 है तो फिर महंगाई ऐड होंगी तो 60 साल का होने के बाद वो कितना हो सकता है, राइट। तो वो 40-50 कुछ भी हो सकता है। तो उसका कैलकुलेशंस आपको करते आना चाहिए। अच्छा, तब अगर 40-50 हज़ार रुपये चाहिए तो आज मैंने कहाँ कितने पैसे इन्वेस्ट करना है, ये सब का कैलकुलेशंस आपको क्लाइंट को करके देना होता है, राइट। तो इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आज हम ये फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ कैलकुलेशंस जो है वो एक्सेल पर सीखेंगे। आई होप आपको बहुत मज़ा आएगा ये टॉपिक सीख कर, और आपको ये सीखने के बाद आप खुद की पर्सनल भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो, अपने घर वालों की फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो, और बाद में आने वाले क्लाइंट्स की भी। और एक बार आपके क्लाइंट्स को आप प्रॉपर तरीके से लैपटॉप लेकर एक्सेल पर अगर उन्हें कैलकुलेशन समझा दिए तो आपका क्लाइंट कभी वापस नहीं जाता है। ओके, तो आइए सीखते हैं कि क्या होती है ये फाइनेंशियल प्लानिंग और कैसे होती है। तो इसके लिए हम चलेंगे, एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूँ मैं। ओके, तो ये आ गए हम लोग हमारी एक्सेल शीट पर। अभी देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, तो ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, जैसे अभी किसी को घर खरीदना रहता है, किसी को अपने बेटी की शादी करना रहता है, राइट। किसी को कोई लग्जरियस कार खरीदना होता है, किसी को वर्ल्ड टूर पे जाना होता है। तो ऐसे अलग अलग लोगों के गोल्स होते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल ले लेंगे, एक बेटी की शादी ले लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन है इंडिया में। ओके, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम चाइल्ड मैरिज ही ले। बस आप चाइल्ड मैरिज को पकड़ के हम लोग चलेंगे तो बाकी के कैलकुलेशंस आपको ऑटोमेटिक इसके ज़रिए समझ में आ जाएंगे। वो भी मैं समझाऊंगा एंड ऑफ द वीडियो में। ओके, तो हम मान के चलते हैं कि कोई ऐसा क्लाइंट हमारे पास आ गया कि जिसको अपनी बेटी की शादी करना है, राइट। तो अभी बेटी की शादी करना है तो हमारे पास कुछ तो बेसिक डेटा चाहिए। जैसे कि हमने थ्योरी में पढ़ा है कि बेसिक डेटा रहेगा तो हमें कैलकुलेशंस करने में मतलब आसान हो जाएगा। तो बेसिक डेटा क्या, तो सबसे पहले तो बच्ची की एज क्या है आज की। तो समझो कि टुडेज एज, आज की एज है 2। ओके, आज वो बच्ची मान के चलिए 2 साल की है, राइट। तो शादी कब करना है, अभी देखिए ये एक हो गया कि आज की एज कितनी है, तो एज है 2। ओके, अब इस बच्ची की शादी कब करना है।
अभी मेट्रो सिटीज़ में आप लोग बात करेंगे तो 27, 28, 30, 30, 32, 32 सालों में शादी कर रहे लोग। पहले 21, 22 एज में करते थे, 25, 26 कुछ भी हो सकती है, राइट। तो हम एक मैरिज एज पकड़ के चलते हैं, 27 साल लेकर चलते हैं, ठीक है, कि चलो 27 ईयर्स में वो अपने बच्चे की शादी करने वाले। तो फिर रिमेनिंग ईयर्स कितने साल बचे, ओके। तो इस 27 ईयर्स में से 2 ईयर्स कट हो गए, तो अभी बचे कितने, 25 ईयर्स। डियर्स, आपको समझ में आ रहा है ना ये जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ? अगर कुछ भी कहीं भी इशू होता है, नहीं समझ में आता है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, ओके। तो ये हो गया, हम लोग कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, हम लोग सीख रहे हैं, जिसमें हम चाइल्ड मैरिज पे बात कर रहे हैं। तो बच्ची की आज की एज है 2, शादी की एज उसकी 27 रहेंगी, रिमेनिंग ईयर जो है वो 25 रहेगा। देखिए ये जो कैलकुलेशंस हम लोग कर रहे हैं ये एग्जैक्ट वैसे ही रहेंगे, ये बता नहीं सकते, लेकिन उसके आसपास जरूर रहेगा, ओके। तो रिमेनिंग ईयर्स हो गए 25, ओके। अब ये हो गया कि आज की एज मिल गई, शादी की एज मिल गई, तो बचे कितने, 25 साल। तो अब मुझे बताइए, अभी एक डिटेल और चाहिए कि आज अगर शादी करना है, ओके, तो टुडेज मैरिज एक्सपेंसेस, तो आज शादी करने को कितने पैसे लगते हैं। अभी देखिए ये भी एक अलग सवाल है, ये पर्सन टू पर्सन, सिटी टू सिटी वैरी होता है। कोई बोलेगा 4 लाख में शादी कर सकते हैं हम लोग, कोई बोलेगा 10 लाख में, कोई बोलेगा 15 लाख में, किसी को 50 लाख भी कम पड़ सकते हैं। लेकिन हम सामान्य, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे सामान्य इन्वेस्टर्स की हम लोग बात करेंगे, तो एक एवरेज अगर अमाउंट फॉर एग्जांपल 8 लाख रुपए पकड़ते हैं, कितना, 8 लाख रुपीस, ओके। तो 8 लाख रुपए आज लग रहे हैं, तो यहाँ से 25 साल बाद जब बच्ची 27 साल की हो जाएंगी तब कितने पैसे लगेंगे, ये कैलकुलेट अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए अभी आप देखो, समझ पा रहे हो कि बच्ची की एज आज 2 है, 27 साल में शादी करना है, तो 25 साल बचे। अगर आज कोई बंदा अपनी बच्ची की शादी के लिए 8 लाख रुपए खर्चा कर सकता है, करने वाला है, तो अगर 8 लाख रुपए में, जो भी आजकल 8 लाख रुपए में एकदम नॉर्मल शादी होती है, थोड़े कपड़े, थोड़े गहने और थोड़ा ही लोगों को खाना खिला सकते हैं आप 8 लाख रुपए में, राइट। तो यही शादी आपको यहाँ से 25 साल बाद कितने की पड़ेगी। तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में आ गया कि भैया महंगाई के कारण ये इसका रेट ज़्यादा हो सकता है। तो अभी आते हैं महंगाई पे। अगर आप महंगाई की बात करोगे, काफ़ी सारी साइट्स है जहाँ से पता चलता है, और बैंकों की, आरबीआई की, सेबी की, सबकी साइड से पता चल जाएगा आपको कि इन्फ्लेशन जो है उसका एवरेज ग्रोथ जो है इंडिया में वो 8% का रहा है अब तक, ठीक है। कितना रहा है, 8% का रहा है आज तक, ओके। तो ये हो गई बेसिक डिटेल जो हमें चाहिए होती है क्लाइंट से। अब इसके ऊपर हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे, राइट। तो हमें मिल गई है आज की एज, मैरिज एज 27, रिमेनिंग बचे 25। तो आज की मैरिज के एक्सपेंसेस है 8 लाख रुपए, महंगाई हो गई 8%। अब हमें निकालना है फ्यूचर कॉस्ट, मतलब फ्यूचर में फ्यूचर मैरिज एक्सपेंसेस कितने लगने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला, मैं भी लगाता हूँ फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, ओके। 8% की अगर महंगाई है, 25 साल के लिए अगर हम लोग निवेश कर रहे हैं, ठीक है, और 8 लाख रुपए आज की वैल्यू है, तो देखिए यहाँ आ गया आपको कि यहाँ से 25 साल बाद, आप देखिए यहाँ कैलकुलेशंस, थोड़ा डॉलर का साइन आ गया है, लेकिन 54 लाख, मैं इधर लिख देता हूँ इसको एक साइड में, कि यहाँ पर अमाउंट लग रही है 54,78,780 रुपीज़। तो देखिए महंगाई के कारण जो शादी आज 8 लाख रुपए की है, वो 8% की महंगाई अगर आप काउंट कर लेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे, तो 2048, यानी भारत जब 2048 में रहेगा तब नॉर्मल शादी करने के लिए जो आज 8 लाख में हो रही उसको 54 लाख रुपए लग सकते हैं, 54,78,000, अगर 8% की महंगाई रही तो। क्लियर, समझ में आ गया आपको। तो ये हो गया कि चलिए अब ये पता चल गया कि 54 लाख रुपीज़ जो है, 54,78,780 रुपीज़ लगने वाले हैं, राइट। तो अब सवाल उठता है कि अब पैसे कहाँ लगाने हैं, कितने लगाने हैं और कैसे लगाने हैं।
तो देखिए जो लोग होते हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस लाइक कुछ लोग होते हैं जो रियल इस्टेट में पैसा लगाते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रियल इस्टेट की जो अमाउंट होती है, ओके, रियल इस्टेट ये आप इसका टुकड़ा आप बेच नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, ये लिक्विड असेट नहीं होती, यानी इसको बेच के आधी रात को आप पैसे नहीं ला सकते रियल इस्टेट में, ओके। सॉरी, प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, रियल इस्टेट। उसके बाद अगर आप रियल इस्टेट की ग्रोथ देखोगे तो वो भी अराउंड 10% के करीब रही है, ओके। कुछ लोग LIC ओपन कर लेते हैं, तो आप अगर LIC देखोगे तो LIC का बोलना ही है कि LIC जो है वो इन्वेस्टमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है, LIC कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, आपकी फ्यूचर में अगर कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है तो जो फ्यूचर में फाइनेंशियल लॉस होने वाला है उसको बचाने के लिए LIC लोग निकालते हैं, लेकिन LIC का भी 6% से ज़्यादा ग्रोथ नहीं रहा है कभी, ओके। उसके बाद लोग FD में पैसे डालते हैं, तो आज आपको FD के रेट पता है, 5% के करीब चल रहे हैं FD के रेट। तो यह देखो, यहाँ पर कोई भी महंगाई को बीट नहीं कर रहा है। और अगर आपकी इन्फ्लेशन जैसे 8% है तो सिर्फ प्रॉपर्टी है 10%, ओके। तो अगर आपकी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा है आपका इन्वेस्टमेंट, तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर हम गोल्ड की बात करें, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग गोल्ड। तो हम थोड़ा गूगल कर लेते, थोड़ा समय लगेगा बस, लेकिन ये वीडियो आखिरी तक देखोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा इससे। ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए काफ़ी मेहनत और काफ़ी पढ़ाई की है मैंने भी। चलिए, इंटरनेट के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, उसकी स्पीड के हिसाब से चलना पड़ेगा हमें। अगर हम देखते हैं कि गोल्ड प्राइस इन 1979 इन इंडिया, तो देखिए 937, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 937 रुपीज़ का 10 ग्राम गोल्ड मिलता था। वापस से हमारे एक्सेल पे आ जाते हैं, तो 1979 और आज क्या चल रहा है 2023। अभी हम इस कर लेंगे 2023 में से 1979 गए तो 44 ईयर्स हो गए गोल्ड को, राइट। अभी तक 44 ईयर्स हो गए और ये था 937 रुपीज़ का। आज गोल्ड कितने रुपए का है? आज गोल्ड 60,000 रुपये के करीब है, बराबर 60,000 रुपये के करीब है। तो यहाँ पर अभी हम निकालेंगे कि गोल्ड का जो परसेंटेज है वो कितना ग्रोथ हुआ है, गोल्ड कितने परसेंट से ग्रोथ हुआ है, क्लियर। तो यहाँ लगेगा फॉर्मूला इज इक्वल टू रेट। 44 साल के लिए अगर हम गोल्ड में निवेश करते हैं, ओके, आज की वैल्यू 60,000 रुपये है और फ्यूचर वैल्यू 937 थी। एक मिनट, यहाँ हम लगाएंगे इज इक्वल टू रेट का फॉर्मूला। 44 ईयर्स के लिए इसमें हम लोग निवेश कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू है 60,000। तो देखिए 14% का ग्रोथ, ठीक है। तो गोल्ड में जो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो गोल्ड का भी एक 14% का ग्रोथ दिख रहा है। अभी ये ग्रोथ भी 10% तक था, लेकिन देखिए आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा 44 ईयर्स के लिए। और अगर ये जो गोल्ड के प्राइस अगर हम लोग देखेंगे तो ये गोल्ड के प्राइस जो है वो पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़े हैं। मतलब आप मान के चलो कि 5-6 साल पहले ये 30,000 पर थे, 30-35,000 पर थे 5-6 साल पहले, और आज एकदम से अभी ये 60,000 पे चले गए हैं, ओके। तो ये हो गया गोल्ड। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, ठीक है, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम लोग बात करें, BSE, वो भी 1979 में आया था, लेकिन 100 बेसिस से आया था, आज वो 16,000 पर है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ग्रोथ आप देखो 18% से हुई है, ठीक है। 18% से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ग्रोथ हुई है। अगर हम यही NSE का कैलकुलेशन करते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1995 1000 रुपीज़ से शुरू हुआ था, आज
23-28 साल हो गए। अभी हम गूगल कर लेंगे तो BSE देख लेते पहले। देखिए 60,100 पर है, तो मैंने 60,000 लिया था। अभी NSE देख लेते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 17,756, 17,756। तो इसका ग्रोथ देखिए 10% का हुआ है, मतलब ये 18% और ये 10%। इसकी 18% की ग्रोथ है और इसकी 10% की ग्रोथ है। अगर हम दोनों का एवरेज निकाल दें, ठीक है, अगर हम दोनों मार्केट का एवरेज अगर निकाल दें तो 18% एंड इधर 10%, तो एवरेज आ रहा है 14%। ओके, मतलब अगर हम स्टॉक मार्केट में अगर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसकी एवरेज ग्रोथ हर साल स्टॉक मार्केट 14% से बढ़ता है हर साल। ओके, 14% से बढ़ रहा है मार्केट। तो अगर हम लोग इस 14% की ग्रोथ के साथ जाते हैं, यानी अगर हम स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं या किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं जिसका 14% का ग्रोथ है, तो हमें कितने पैसे आज लगाने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लमसम, हमें एक लमसम अमाउंट लगानी है। देखिए मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, कि चाइल्ड की मैरिज करनी है, उसकी आज की एज है 2, शादी की एज है 27, बचे 25 साल, आज 8 लाख में हो रही है वो शादी, महंगाई के कारण फ्यूचर में 54 लाख रुपए की पड़ने वाली है। तो अब 54 लाख रुपए तब लगेंगे हमें यहाँ से 25 साल बाद। तो हमारी आज कुछ प्लानिंग होनी चाहिए कि तब अगर मुझे 54 लाख चाहिए तो आज मुझे कितने पैसे लगाने हैं। अगर आज आपको वो पैसे लमसम लगाने हैं, ओके ओके, तो लमसम में कितने लगेंगे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्रेजेंट वैल्यू, पीवी फैक्टर, फॉर्मूला रेट। अगर 14%, यानी अगर हम स्टॉक मार्केट में जाते हैं 14% की ग्रोथ से अगर उसका प्राइस बढ़ेगा, 25 साल के लिए लगाते हैं, ठीक है, और कितने रुपए चाहिए हमें, मतलब 54 लाख रुपए चाहिए। तो देखिए आज आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए, मतलब 2,07,000 रुपये चाहिए। क्लियर, समझ में आया आपको कितने पैसे चाहिए, 2 लाख रुपए। एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। पीवी का फॉर्मूला लगेगा, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा, रेट है 14%। अगर 14% से मार्केट की ग्रोथ हुई, 25 साल के लिए हमने पैसे लगाया, ठीक है, और 54 लाख रुपए चाहिए, तो कितने आ रहे पैसे, 2,07,000 रुपये। यहाँ लिख देता हूँ मैं 207043। अगर लमसम अमाउंट लगाया तो इतने पैसे लगाने पड़ेंगे आपको, 2,07,000 रुपये म्यूचुअल फंड्स में किसी या स्टॉक मार्केट में, राइट। अगर यही पैसे अगर हमें ईयरली बेसिस पे लगाने हैं, ठीक है, ईयरली, तो उसका कैलकुलेशंस कैसे आएगा, ईयरली करना है तो इज इक्वल टू PMT का फॉर्मूला लगेगा, रेट वही हमारा रेट 14%। अगर 14% से ग्रोथ हो रही है एन पर 25 साल के लिए, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू 0 एंड फ्यूचर वैल्यू हमें चाहिए 54 लाख। तो देखिए आपको 30,000 रुपये ईयरली, यानी अगर आपको ईयरली निवेश करना पड़ेगा यहाँ पर 30,124 रुपये। अब ये 30,124 को अगर हम लोग सीधा डिवाइडेड बाय 12 कर दें, ओके, इज इक्वल टू लगाता हूँ मैं 30,024 को डिवाइडेड बाय 12 कर दूँ मैं, तो सीधा सीधा हिसाब आता है कि भैया 2,510। यानी सिंपल भाषा में किसी को अगर SIP ओपन करना है म्यूचुअल फंड में, आगे हम लोग सीखने वाले हैं, किसी को SIP ओपन करना है तो उसको SIP 2500 रुपये की अगर वो हर महीने SIP डालता है तो उसका ये जो चाइल्ड मैरिज का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कंपाउंडिंग का ताकत दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मंथली हम इसको यहाँ कैलकुलेट करते हैं, तो मंथली में अगेन इज इक्वल टू PMT का फॉर्मूला लगेगा, ब्रैकेट ओपन। अभी रेट जो है अगर 14% रेट से ग्रोथ होती है तो 12 महीने, उसके बाद 25 साल, ओके, इंटू 12 महीने, 0 माइनस कितने चाहिए हमको, 54 लाख। तो देखिए
कितना आ रहा है? आ रहा है 2032 रुपये। ये कंपाउंडिंग का मतलब, ये कंपाउंडिंग की ताकत है। 2032 रुपये की अगर आप मंथली, यानी मान के चलिए 2000 रुपये का अगर आप SIP ओपन करते हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, किसी भी ऐसे म्यूचुअल फंड में जिसकी ग्रोथ अगर 14% रही, जनरली म्यूचुअल फंड्स में आपको ये ग्रोथ मिलती है। आप कोई भी इक्विटी म्यूचुअल फंड उठाकर देखिए, ठीक है, जनरली इतनी ग्रोथ तो आपको मिलेगी ही, क्योंकि मार्केट की ही इतनी ग्रोथ है एवरेज 14%। लेकिन कुछ कुछ म्यूचुअल फंड तो 48% तक ग्रोथ देते हैं। तो अभी ये जो 14% है, इसको मैं अगर कोई म्यूचुअल फंड 18% देती है, मैं इसको 18 कर दूँ तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके कैलकुलेशंस चेंज हो रहे हैं मंथली। फिर आपको सिर्फ 954 रुपये की SIP बनानी पड़ रही, ईयरली 15,000 रुपये लगाना है और लमसम में 87,000। अगर कोई म्यूचुअल फंड 24% की ग्रोथ दे रहा है तो आप देखिए 288 रुपये का खाली आपका SIP बनता है। वही अगर 10% की ग्रोथ देता है तो 4,000 रुपये का SIP। तो ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, ओके। और मार्केट की एवरेज ग्रोथ 10% तो मतलब 14% तो रही है। तो आई होप आपको ये फाइनेंशियल प्लानिंग समझ में आ गई है, राइट। अभी एम कुछ भी हो सकता है, किसी को घर बनाना होगा तो साल कितने चाहिए, अभी कितने साल बचे हैं, कितने पैसे आज लगा सकते हैं, तो फ्यूचर में कितने लगेंगे, इस तरीके से अगर हम प्रॉपर कैलकुलेशंस अगर अपने क्लाइंट को करके देंगे या समझा कर देंगे तो आई होप कि आपके क्लाइंट्स वापस नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, आपको इतना ही सिखाना था फाइनेंशियल प्लानिंग में। ये होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। अभी हमारे शीट पर वापस आएंगे, तो अभी ये जो शीट है इसको अभी हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज नहीं, अगले वीडियो में आपको इसके आगे का आएगा, क्योंकि अगले वीडियोस में इसमें कैलकुलेशंस मिलेंगे आपको। तो वो कैलकुलेशंस आपको आसान जाए, इसलिए आज ये एक्सेल का फाइनेंशियल प्लानिंग का कैलकुलेशंस था, ओके। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत जाती है, कोई भी सवाल होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और अपने पॉइंट्स यानी अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करिए, ठीक है। तो गाइस थैंक यू सो मच आज का लेक्चर सुनने के लिए, धन्यवाद।